हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं अभी पॉलिटी के अंदर, अभी हम अपने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज की हमारी ये 34वीं क्लास है। अब तक हमारी 33 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, केवल फंडामेंटल राइट्स जो टॉपिक है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो मेरी उन सब बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं की हैं, एक बार आप उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा, या फिर जो पहली बार आए हैं तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप एक बार उन क्लासेस को लीजिए। उसके बाद जो आज की क्लास है आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी आज की जो हमारी क्लास है उस पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हम कौन से फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा जो पांचवा फंडामेंटल राइट है, जिसको हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के नाम से जानते हैं, जो कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम लास्ट क्लास में आर्टिकल 29 के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ चुके थे। तो जो आर्टिकल 29 कौन से अधिकार को संरक्षित करता है? अल्पसंख्यकों को जो हित है उनसे, उससे रिलेटेड हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 29। वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 30 के बारे में। ठीक है, तो ये वाला तो हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ही चुके थे। आज हम कौन सा पढ़ेंगे? आर्टिकल 30 के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आर्टिकल 30 है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30। मतलब कहने का ये है कि जो शिक्षा संस्थान होती हैं उनकी स्थापना, जैसे कि स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, ये जो शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी संस्थान होती हैं उसकी स्थापना या और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो माइनॉरिटी में के अंतर्गत आते हैं, उन लोगों का जो वर्ग, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनका जो अधिकार है, वो हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 30 इसके बारे में हमको बताता है। तो उनको क्या क्या अधिकार है, क्या क्या बातें आर्टिकल 30 में बताई गई हैं, वो हम सब कंप्लीट में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों चाहे धार्मिक या भाषाई को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 है, अल्पसंख्यक लोग चाहे वो धार्मिक रूप से हो या फिर भाषाई रूप से हो, उनको निम्नलिखित अधिकार प्राप्त करता है या फिर प्रदान करता है। तो कौन से अधिकार आर्टिकल 30 उन लोगों को प्रदान करता है जो भाषाई या फिर धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है? तो सबसे पहला अधिकार आता है, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। जितने भी सब अल्पसंख्यक वर्ग हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर हो चाहे वो धर्म के आधार पर हो, उनको क्या होगा? अपनी रुचि की, मतलब जो वो चाहें अपनी पसंद से, जो जिस भी चीज़ में उनकी रुचि है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनमें प्रशासन कर सकते हैं, मतलब प्रशासन का भी अधिकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दूसरा अधिकार क्या दिया गया है अल्पसंख्यक लोगों को भाषाई या फिर वर्गों के आधार पर? दूसरा अधिकार क्या है? दूसरा अधिकार है, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थान की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उसके प्रति प्रत्याभूत अधिकार निर्बाधित या निराकृत नहीं होंगे। मतलब कहने का ये है कि जो राज्य द्वारा, राज्य से मतलब है जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जिसकी भी गवर्नमेंट है, राज्य, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। ठीक है, मतलब सरकार, राज्य सरकार में दोनों ही आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गई और स्टेट गवर्नमेंट भी आ गया। तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग, जो माइनॉरिटी है, जो माइनर्स वर्ग हैं, माइनर वर्ग हैं, जो माइनर लोग हैं, शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति, मतलब कि जो शिक्षा संस्थान है उसकी किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित, मतलब यदि उनका अनिवार्य अर्जन है तो उसके लिए क्या है? निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उसके लिए प्रतिभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे। ठीक है, फिर अगला आगे इसमें क्या बताया गया है? आगे बताया गया है, इस उपबंध को 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा
जोड़ा गया। तो इस उपबंध को जोड़ा कब गया? 1978 में जो 44th अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो ये भी थोड़ा दिमाग में रख लेना। ये जैसे जब अमेंडमेंट वाला टॉपिक आएगा कि जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, तो अगर आप टॉपिक वाइज ही, वैसे तो सारे कोई छोड़ ही नहीं रही हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो जो जो साथ के साथ अमेंडमेंट आते हैं थोड़ा उनको दिमाग में रख के चलिएगा, ताकि आगे चल के जब अमेंडमेंट वाली क्लास हो तो उसमें आपको रटना ना पड़े। ठीक है, तो आगे इसमें कहा गया है इस अधिनियम में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निरस्त कर दिया। तो इस अधिनियम के 44वां जो संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था, तो इस अधिनियम के तहत और क्या हुआ था कि जो संपत्ति का अधिकार है, जैसा कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, पहले हमारे 7 मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर फिर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो इसी अमेंडमेंट के तहत 44वां जो संशोधन हुआ था, इसी के तहत जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको निरस्त कर दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तीसरा अधिकार क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे वो शिक्षा भाषाई आधार पर हो, तो उनको क्या है? राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। आगे कहा गया है कि जो राज्य है, राज्य से मतलब फिर मैं वही बोल रही हूँ कि राज्य सरकार से या फिर केंद्र सरकार कोई भी आर्थिक सहायता में, जो फाइनेंशियल जो सहायता है, आर्थिक सहायता है, मतलब पैसे हम समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि मनी से रिलेटेड जो भी सहायता है, में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। मतलब जो प्रतिबंधित संस्थान है उनमें कोई विभेद नहीं करेगा। ये नहीं है कि यदि वो फाइनेंशियली उस जो गवर्नमेंट है, सरकार है, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, यदि उन मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके द्वारा जो प्रतिबंधित संस्थान में कोई भी विभेद नहीं करेगा। यदि वो सहायता करना चाहता है तो उनके लिए उनको भी पूर्णतः कंप्लीट अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है? आगे बताया गया है इस तहत अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यक की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए नहीं है। मतलब कि जो आर्टिकल 30 है, जो अनुच्छेद 30 है, कि जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो चाहे वो भाषाई आधार पर हो, की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 29 में है उस तरीके से ये किसी अन्य अनुभाग के लिए नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि क्या बात है कि जो अल्पसंख्यक शब्द है, जो माइनॉरिटी से रिलेटेड जो ये वर्ड है, बोलते हैं माइनॉरिटी में बोलते हैं जो हम, तो ये जो वर्ड है, ये जो अल्पसंख्यक शब्द है, इसको क्या है, इसको संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ओके, आई होप इतनी आपको बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें बताया गया है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। जो आर्टिकल 30 है, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो उल्लिखित अधिकार हैं, जो हमें अब हम अधिकार पढ़कर आए हैं, अभी हमने जो पढ़े हैं, तो इन अधिकारों को जो अल्पसंख्यकों के जो बच्चे हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। मतलब कि वो बच्चे जो अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं, जो लोग उनके जो बच्चे हैं, तो उनको उन्हीं की लैंग्वेज में, जो भी वो लैंग्वेज बोलते हैं, उसी के अंदर शिक्षा उनको प्रदान करने का भी अधिकार प्रदान करता है। जैसे ये मान लीजिए कि 10-20 लोग क्या बोलते हैं, कोई अदर लैंग्वेज बोलते हैं, बाकी 80 लोग क्या हिंदी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको भी हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा। वो बच्चे जो भी भाषा बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनको उन्हीं की भाषा में शिक्षा देने का अधिकार उन लोगों को प्राप्त है। तो ये भी हमको आर्टिकल 30 के अंतर्गत पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा गया है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। जो अल्पसंख्यक जो लोग रहते हैं उनकी जो शिक्षा संस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी?
राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाली संस्थान, एक होती हैं जो कि राज्य से आर्थिक सहायता और मान्यता प्राप्त करती हैं, वो वाली संस्थान। दूसरी होती है ऐसी संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती। कुछ ऐसी संस्थान होती है कि उनको राज्य द्वारा मान्यता तो मिल जाती है लेकिन राज्य द्वारा उनको कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। और लास्ट वन क्या है? लास्ट वन है ऐसी संस्था जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते। और कुछ ऐसे होते हैं जो राज्य से ना ही मान्यता लेते हैं और ना ही सहायता लेते हैं, वो खुद से ही करते रहते हैं। तो अब इनका मतलब क्या हुआ इसके तहत अब हम समझते हैं। जो पहले और दूसरे प्रकार के जो संस्थान हैं उसमें राज्य के अनुसार, मतलब राज्य के अनुसार उसमें शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक, अनुशासन, सफाई व्यवस्था होगी। जो पहली दो हैं जिनमें राज्य का हस्तक्षेप है, तो उनके उसके अंदर क्या होगा, यदि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है संस्थानों को तो राज्य उनमें क्या इन्वॉल्व होगी, मतलब राज्य के अनुसार ही उसमें शिक्षण का जो टीचर स्टाफ होगा, एजुकेशन दी जाएगी, थोड़ी राज्य के अकॉर्डिंग दी जाएगी, स्टाफ होगा वो भी राज्य के हिसाब से होगा, या पाठ्यक्रम या शैक्षणिक जो मानक हैं या अनुशासन वगैरह या साफ सफाई की व्यवस्था ये सब राज्य द्वारा होगी। लेकिन आगे क्या कहा गया है कि जो तीसरे प्रकार की संस्था प्रशासनिक मामले में स्वतंत्र परंतु सामान्य कानून है। तीसरे तरीके की जो है उसमें क्या है, स्वतंत्र है लेकिन परंतु सामान्य कानून है। जैसे ठेका कानून के ठेके पर दे दिया, या फिर श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक विनिमय आदि आवश्यक हैं। ठीक है, तो ये अभी आर्टिकल जो है आर्टिकल 30 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्लास बहुत लंबी हो जाती, तो इस वजह से मैंने छोटा ही रहने दिया है। बाकी जो रह गया है जिसमें इसमें क्या है, अभी तो हमने पढ़ लिया कि आर्टिकल 30 हमको किन बातों के बारे में बताता है। आगे अभी हमारा क्या रह रहा है, आगे अभी हमारा ये रह रहा है कि इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था दी हुई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या क्या आदेश हैं, या सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या किन किन बातों के बारे में बताया हुआ है। तो वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कल संडे है तो मंडे वाली क्लास में हम उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई किसी बच्चे को ये लगता हो कि संडे में भी क्लासेस होनी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो क्लासेस हैं वो संडे में भी करी जाएं। ओके, वैसे कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी क्लास क्या है ये क्लासेस बोर्ड पर शिफ्ट कर दी जाएं, मतलब कि बोर्ड पे पढ़ाना मैं स्टार्ट कर दूं जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाएं। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मैं ऐसी आशा करती हूँ। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस क्लास के जो लिंक है उसको, या फिर जो इस चैनल का लिंक है उसको आप अपने जो भी आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टा जो भी आप यूज़ करते हैं, फेसबुक वगैरह, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आपका कोई भी सजेशन है, किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई मॉडिफिकेशन चाहिए, या आप कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे मैं और अच्छी तरीके से आपको जो चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ और अच्छे से कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।